मैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस सत्र में मैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध निबंध नेता नहीं नागरिक चाहिए के कतिपय अंशों की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। उनके द्वारा लिखे गए निबंध को आद्योपांत पढ़ने के बाद मैं उनमें उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। निबंध नेता नहीं नागरिक चाहिए इस प्रकार है। शीर्षक: नेता नहीं नागरिक चाहिए। सन 19 की 20-21 के ज़माने में एक विज्ञापन पढ़ा था, क्या आप स्वराज्य चाहते हैं तो लेक्चर देना सीखिए। इश्तहार छपवाने वाला कोई पुस्तक विक्रेता था जो इस विज्ञापन के जरिए अपनी किसी किताब की बिक्री बढ़ाना चाहता था और संभवतः किताब में नेताओं के भाषणों का ही संकलन भी था। तब से इस देश में व्याख्यानों की ऐसी झड़ी रही है जैसी झड़ी अब मेघों की भी नहीं लगती। पिछले 3 वर्षों से अपने देश में व्याख्यान लगातार बरसते रहे हैं और उनकी वृद्धि करने वाले नेताओं की तादाद भी बेशुमार रही है। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में देश के सामने ले देकर एक सवाल था कि विदेशी शासन को कैसे हटाया जाए, मगर यह सवाल जरा टेढ़ा पड़ता था क्योंकि हुकूमत से लड़ने का अर्थ अपनी जान और माल पर संकट को आमंत्रित करना था। इसलिए जो लोग अपनी थोड़ी या बहुत कुर्बानी देने के लिए आगे आए उन्हें जनता ने नेता कहकर पुकारा। जनता के पास और था ही क्या जिसे लेकर वह कुर्बानी की इज्जत करती। लेकिन आज़ादी के बाद जब देश के सारे काम नेताओं के हाथ में आ गए तब उन्हें पता चला कि अब तक इस देश ने नेता ही पैदा किए हैं, नागरिक नहीं। व्याख्यान करते करते इस देश के ने व्याख्यान देने की आदत डाल ली है। जहाँ तक व्याख्यान के मजमून पर अमल करने का सवाल है, वह परिपाटी स्वतंत्रता के आगमन के साथ ही समाप्त हो गई। अब यहाँ के लोग काम को कम, वाणी को अधिक महत्व देते हैं। हर किसी की यही अभिलाषा है कि वह दूसरों को कुछ उपदेश दे, मगर खुद किसी भी उपदेश पर अमल करने को तैयार नहीं है। यूँ देश के नवनिर्माण के ज़्यादा काम ठप पड़े हुए हैं क्योंकि वो सचमुच के नेता हैं उन्हें हाथ पांव हिलाने की अपेक्षा जीभ की कैंची चलाने में ही अधिक आनंद आता है। नेता बनने की धुन का यह पहला अवसर है जिसे हिंदुस्तान आज बुरी तरह भोग रहा है। फिर भी यह सच है कि देश के नेता, देश के शिक्षा विशेषज्ञ और बच्चों के माता पिता सभी चाहते हैं कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले हमारे सभी बच्चे और नौजवान किसी न किसी क्षेत्र में नेता बनने की तैयारी करें। लेकिन क्या किसी ने यह भी कभी सोचा है कि अगर सारा समाज नेता बनने की तैयारी में लग जाए तो नेताओं के पीछे चलने वाले लोग कौन रह जाएंगे? और क्या नेताओं से भरा हुआ देश कोई अच्छा देश होता है? कल्पना कीजिए कि देश का एक एक आदमी जवाहरलाल हो गया तो फिर यहाँ का एक एक आदमी सोचेगा, योजना बनाएगा और बहस करेगा। लेकिन तब इन 35 करोड़ जवाहरलालों को भोजन कौन देगा, उनके लिए कपड़े कौन बुनेगा और मुश्किल तो यह है कि उनकी मोटर कौन चलाएगा। जवाहरलाल बनने में और सब ठीक है, कठिनाई सिर्फ इतनी ही है कि जवाहरलाल कुदाल नहीं चला सकता, हथौड़े नहीं उठा सकता और ज़्यादातर वह अपनी मोटर भी आप नहीं हाँकता है। बड़ों की बात सुनो, उनकी नकल मत करो, यह कहावत किसी भारी अक्लमंद ने कही होगी। लेकिन अब तो बड़ा और छोटा यह भेद सुनते ही लोगों को गुस्सा आ जाता है।
जिस जमाने का एक ही नारा हो कि सब लोग समान हैं, उस जमाने में 1 या 10 को बड़ा और बाकी को छोटा बताना तंगन जरी नहीं तो और क्या है। हर आदमी सिर्फ बराबरी के सिद्धांत पर आगे बढ़ने को अधीर है। नतीजा यह है कि जो जहाँ है वह वहीं कुढ़ रहा है, वह कहीं जल रहा है। हर एक को शिकायत है कि उसकी वाजिब जगह उसको नहीं मिली है। उसे जिस पद पर होना चाहिए उस पर कोई और बैठ गया है, जो निश्चित रूप से उनसे छोटा और कमज़ोर है। जब लोग आपस में बराबर हैं, इस बात का लोगों ने गलत अर्थ लगा लिया है कि जिसका मामूली अर्थ यह है कि सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। यह नहीं कि अवसर की प्रतीक्षा किए बिना जो जहाँ चाहे वहाँ इच्छा भाव से पहुँच जाए। अवसर कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोटी दाल की तरह सबके सामने परोसा जा सके। उसे पाने के लिए अपने गुणों का विकास करना होता है। तत्परता, मुस्तैदी और धीरता भी सीखनी होती है, और उम्र तथा अनुभवों का भी इंतजार करना पड़ता है। मगर नेतागिरी का चस्का लग जाने के कारण लोगों को इंतजारी की लियाकत घट गई है, और जिस जगह पर आदमी धीरे धीरे और बड़ी कोशिशों के बाद पहुंचता है, उस जगह पर अब लोग छलांग मारकर पहुंच जाना चाहते हैं। मगर जो लोग छलांग मारकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका कारण क्या है? कुछ तो यह है कि कभी कभी दूसरों को उन्होंने छलांगे मारकर आगे बढ़ते देखा है, और अधिकतर यह है कि वे काम करना नहीं, हुक्म चलाना चाहते हैं। वे मानते हैं कि जिंदगी का असली मज़ा मेहनत करने में नहीं, अपने मातहतों को हिदायत भेजने में है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि हिदायत भेजने की योग्यता काम करने से ही आती है, और हिदायत भेजने का काम इतना आसान भी नहीं है कि उसे जो भी चाहे पूरा कर दे। योजना बनाने और आदेश भेजने की सही जिम्मेदारी को वही निभा सकता है और जो उन कामों का अनुभव प्राप्त कर चुका है जिसकी देखरेख का भार उसे सौंपा गया है। इसलिए जो आदमी अनुभव के दौर से होकर गुजरने से इनकार करता है और मेहनत से भागकर आराम की जगह पर पहुंचने के लिए बेचैन है, उसकी यह बेचैनी ही इस बात का सबूत है कि वह अपने संगठन का अच्छा नेता नहीं बन सकता। जिसके चरित्र में धीरता नहीं, उससे बड़े दायित्व के योग्यता पूर्वक निर्वाह की आशा नहीं की जा सकती। चूंकि कुछ अधीर लोग जो संगठनों के नेता बन गए हैं, उससे अधीरता नेतृत्व का गुण नहीं बन जाती। उल्टे इन तथाकथित नेताओं के आचरण से यही शिक्षा निकलती है कि जो समय से पूर्व नेता बन जाने को बेचैन हैं, उसे नेता की जगह पर कभी भी मत आने दो। जो अपने काम को प्यार करता है वह कभी भी नाखुश नहीं होता, और ना उसे यही रोग सताता है कि घड़ी घड़ी मेरा अपमान हो रहा है। जहाँ एक ताकत और अधिकार का सवाल है, नेता चाहे कोई भी हो, अधिकार बराबर उसकी मेज पर विराजता है, जो मेहनती और ईमानदार है। सारी दुनिया मेहनती और ईमानदार व्यक्ति की खोज में है, क्योंकि हर नेता चाहता है कि वह अपनी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी किसी ईमानदार आदमी पर डाल दे। अधिकार भोगने का जो असली सुख है वह नेताओं के नहीं, मेहनती सहायकों के हाथ में है। जो भी परिश्रमी और ईमानदार हैं, दफ्तर के अधिकार उनकी कुर्सी के इर्द गिर्द घूमा करते हैं, और जब अधिकतर भोगने का यह सीधा रास्ता मौजूद है, यह अधिकार भोगने का सीधा रास्ता मौजूद है, तब लोग नेता बनने के ढेर में क्यों पड़ते हैं? यह भी है कि नेता कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत के जरिए बहुत से लोग अधिकार का स्वाद ले सकते हैं। इस प्रकार अधिकार भी विकेंद्रित होता है और संगठन की भी तत्परता बढ़ती है। लोगों के भीतर दिन रात नेतृत्व की आशंका जगाते फिरना खतरनाक काम है, और नेता बनने की कोशिश में लगे रहने से हर आदमी नेता बन भी नहीं सकता। बात कड़वी हो या मीठी, लेकिन आदमी वहीं तक जाता है जहाँ तक जाने की उसमें भौतिक शक्ति होती है। ऐसा भी हुआ है कि इस नियम को तोड़कर लोग नेता के पद पहुँचे हैं,
लेकिन ऐसे अपवादों के नतीजे अच्छे नहीं हुए, क्योंकि या तो वे बहुत जल्दी नीचे लुढ़क कर नीचे आ गए, अथवा उनका नेता बने रहना इंसानियत के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। समाज का असली सुधार उसमें रहने वाले व्यक्ति का सुधार है। व्यक्तियों के ही बुरे या भले होने से समाज बुरा या भला होता है। सुधार की जो भी बातें हमारे मन में उठती हों, पहले हम दूसरों को सुधारने का उपदेश ना दें, बल्कि यह चरित्र और सद्भाव पर लागू करें। समाज की सुंदरता दो चार नेताओं पर नहीं, बल्कि लाखों व्यक्तियों के सुधार पर निर्भर करती है। इसलिए उचित यही है कि समाज की जिन कुरीतियों से हमें नाराज़ी है, उन्हें सबसे पहले हम स्वयं छोड़ दें, और जिन मूल्यों को हम समाज में लाना चाहते हैं, उन्हें भी अपने व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले हम ही बरतना शुरू करें। समाज को योग्य नागरिकों की ज़रूरत है, नेताओं की नहीं। तो इस प्रकार ये लेख हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य लेखकों में से एक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। अब मैं इस निबंध में एक महत्वपूर्ण अवतरण है। अक्सर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जो रोटी दाल की तरह सबके सामने परोसा जा सके। उसे पाने के लिए अपने गुणों का विकास करना होता है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर इस अवतरण में स्पष्ट करना चाहते हैं कि अवसर सभी के लिए समान नहीं भी हो सकते हैं। रोटी दाल अर्थात खाद्य पदार्थों की तरह सभी के लिए अवसरों के मामलों में समानता का आचरण नहीं किया जा सकता। किसी भी पद को निभाने के लिए अवसर प्राप्त होगा या हो सकता है जब उस पद प्रतिष्ठा को निभा पाने की सामर्थ्य व्यक्ति रखता हो और उस पद को प्राप्त करने की आवश्यक अर्हता उसने विकसित कर ली हो। एक गुणहीन व्यक्ति कभी भी किसी पद में किस तरह अपने लिए अवसर ढूंढ सकता है, अर्थात उसे ढूंढना ही नहीं चाहिए। वह उस पद के लिए अनाधिकारी ही कहलाएगा। अब व्याख्या के लिए दूसरा अवतरण इस प्रकार है, जिसके चरित्र में धीरता नहीं, उससे बड़े दायित्व की योग्यता पूर्वक निर्वाह की आशा नहीं की जा सकती। इस अवतरण में निबंधकार यह कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में धैर्य का गुण न हो तो वह कदापि किसी बड़े दायित्वशील पद का कुशलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकता। उससे उस बड़े पद पर व्याप्त जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाए जाने की आशा भला कौन करेगा या कर सकता है। उससे धैर्य खो देने की अवस्था में निश्चित रूप से बड़ी गलतियां हो सकती हैं, अर्थात बड़े पद पर कार्य करने के लिए निश्चित रूप से उस पद पर आसीन व्यक्ति के पास उतने ही विशाल धैर्य का गुण भी होना चाहिए, उसे उतना ही धीरजवान भी होना चाहिए। अब व्याख्या के लिए प्रस्तुत तीसरा और अंतिम अवतरण है, समाज का असली सुधार उसमें रहने वाले व्यक्ति का सुधार है। यहाँ डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि कोई समाज में सुधार करना चाहे तो उसे समाज में रहने वाले व्यक्तियों में सुधार लाना होगा। किसी भी समाज को सुधार करने के लिए उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों का परिष्कृत होना अनिवार्य होगा। दूसरों को सुधारने की सलाह न देकर हमें स्वयं में सुधार लाने का प्रयास करना होगा, तभी समाज का समग्र रूप से उत्थान हो सकता है। पूर्ण सामाजिक उत्थान के लिए सभी को अपने आप में परिवर्तन ले आना होगा, अपने चरित्र का उत्थान करना होगा, अन्यथा वास्तविक सामाजिक सुधार मृग मरीचिका ही बनी रहेगी। धन्यवाद।